हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो वीटो शक्तियां हैं, या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल की धन विधेयक को लेकर क्या क्या शक्तियां हैं और क्षमादान क्या क्या शक्तियां हैं। मतलब तुलना करेंगे राष्ट्रपति की राज्यपाल से, क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और उनमें कहाँ कहाँ पर राज्यपाल को प्राप्त हैं। उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होती है, राज्यपाल कितने समय के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में उनको हटाया जा सकता है। तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर वहां पर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में। देखते हैं वीटो शक्ति की तो क्या क्या तुलना है राष्ट्रपति की राज्यपाल से, कहाँ कहाँ पर उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सामान्य विधेयकों से संबंधित राज्यपाल को लेकर प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग हो या फिर संयुक्त बैठक में उसे पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए उसे भेजा जाता है। उसके पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति वाले मैंने सारे आपको डिटेल में बताए हुए हैं, तो देखते हैं उनको। वह विधेयक को या तो स्वीकृति दे देगा अपनी, या फिर विधेयक को जो स्वीकृति दे देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ऐसी स्थिति में वह विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। वहीं पर राज्यपाल के पास क्या क्या है देखते हैं। प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर उसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है वहां पर, और जहां पर 2 सदनीय व्यवस्था है वहां पर। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। यहाँ पर क्या है, जो राष्ट्रपति है उसके पास 3 विकल्प है और राज्यपाल के पास 4 विकल्प है। पहला क्या है, अगर स्वीकृति दे देगा तो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है, तब विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। फिर देखते हैं अब इसमें क्या है, यदि विधेयक को किसी परिवर्तन से के फिर दोनों सदनों में अगर सदनों द्वारा पारित करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी आवश्यक हो जाती है। जैसा कि मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था, पूरा विधेयक के बारे में बताया था, तो वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब इसमें क्या है, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा अगर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का ही अधिकार है, उसके अलावा और अधिकार नहीं है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है कि इस पर संतुष्टि राष्ट्रपति की आवश्यक है या राष्ट्रपति की सलाह के लिए इसे रखा जाना चाहिए, या राष्ट्रपति इस पर क्या विचार करते हैं उसके लिए इसे रख सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के केवल के लिए सुरक्षित रख सकता है, मतलब राष्ट्रपति उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे उसके लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि विधेयक को, ये मैं बता चुकी हूं कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देना इसमें आवश्यक है, राष्ट्रपति के पास केवल क्या है, स्थगन वीटो का अधिकार है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। कौन कौन से होते हैं, वह विधेयक को स्वीकृति दे दे, अधिनियम बन जाएगा। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक ले और फिर विधेयक क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। वह विधेयक को राज्य की जो विधान परिषद के सदन है या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और 6 महीने के अंदर अगर पुनर्विचार करना इस पर आवश्यक है, यदि विधेयक में कुछ सुधार या फिर बिना सुधार के भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति उस पर ये बाध्य नहीं है। जबकि सदन में जो केंद्र के विधेयक है उन पर यह बाध्य है, लेकिन राज्य के विधेयक के लिए ऐसा बाध्य नहीं है कि उसे स्वीकृति देना आवश्यक होगी, और वो क्या करेगा, इस पर स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जबकि क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को अगर वो सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया तो फिर उसकी कोई भी भूमिका नहीं होगी। फिर सदन, इसलिए सदन अब वो क्या करेगा, यदि राष्ट्रपति द्वारा उसके विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या फिर सदनों के पास भेजा जाता है। यहाँ पर बात इसलिए करी जा रही, सदन यहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है, जहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है, जहाँ पर विधानमंडल और विधान परिषद
विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहाँ पर, और उसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जब भेज दिया जाता है, यही राष्ट्रपति स्वीकृति, यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो यह अधिनियम बन जाता है। अब इसमें राज्यपाल का कोई भी रोल नहीं रह जाता है, और ना ही राज्यपाल की नियुक्ति का जो मोहर है उसका कोई अर्थ रह जाएगा, वो राष्ट्रपति के अनुसार ही वहाँ पर हो जाएगा। अब अगर देखें धन विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, उनको जरा हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। कौन कौन से हैं। वह विधेयक को या तो स्वीकृति दे दे ताकि वह अधिनियम बन जाए, या फिर वह स्वीकृति ना दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। अब धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास क्या क्या है। जब भी वित्त विधेयक जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। अब कौन कौन सा विकल्प है। अगर स्वीकृति दे दी तो विधेयक बन जाएगा, और अपनी स्वीकृति वो रोक लेगा तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इसके आगे देखते हैं। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति के पास दो ही शक्तियां थी, इसमें क्या है इसके पास कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता है। वह क्या करेगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे रख लेगा। इसमें क्या है, इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है, क्योंकि इन्हीं की परमिशन से उसमें उसको रखा जाता है सदन में, लोकसभा में। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित होने से के स्वरूप होने से पहले ही स्वीकृति देता है। मतलब जब रखा जाता है तभी उसे स्वीकृति देता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही वह प्रस्तुत किया गया होता है। जब वित्त विधेयक को किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से दो विकल्प होते हैं, देखते हैं। वह वित्त विधेयक पर जो है अपनी क्या करे, स्वीकृति दे दे तो अधिनियम बन जाएगा। वह उसे अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, जैसा कि संसद के मामले में था। तो जो जहाँ पर नहीं हो सकते, जहाँ पर अलग अलग फैक्ट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में या अदर स्टेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल क्या कर सकते हैं। सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनर्स्थापित वित्त विधेयक को स्वीकृति दे देता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भी भूमिका नहीं रह जाती। जैसा कि मैंने बताया कि जब राष्ट्रपति के लिए रख लिया गया तो फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो अधिनियम बन जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसमें आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। जिस पर राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक चला गया तो राष्ट्रपति की मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो पास होगा, उसी के हिसाब से वही अपनी प्रतिक्रिया उस पर देगा, न कि राज्यपाल की कोई भी अब इसमें भूमिका रह जाती है। अब देखते हैं अध्यादेश के मामले में क्या क्या अंतर है राज्यपाल में और राष्ट्रपति में। तो देखते शुरू करते हैं। जब वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, या तो दोनों सदन या फिर कोई एक सदन सत्र में ना हो। दूसरे उपबंध से अभिप्राय है राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती, ना कि एक सदन के द्वारा। इसके बारे में जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे वहां पर देख सकते हैं। जो लोग भी मुझसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं वो पीके एजुकेशन कोर को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और ये जितना भी मैटर है मैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से लेती हूँ। वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो या सत्र में विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो। यहाँ पर भी बात करी गई जहाँ पर एक से अधिक सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। एक सदन के द्वारा नहीं, दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है अगर वहां पर दोनों सदन हैं।
वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि इन पर त्वरित कदम उठाया जाना आवश्यक है, तुरंत ही कदम उठाना आवश्यक है। सेम राज्यपाल के लिए भी है कि वह इस बात से अगर संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि कदम उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, वो भी तुरंत, तो इस अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात वो केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद नियम बना सकती है, मतलब संसद जो विधि है, कानून है, बना सकती है, केवल उन्हीं का। सेम ऐसा ही राज्यपाल के साथ भी है, उन्हीं पर ये अधिनियम बना सकता, अध्यादेश लागू कर सकता है या बना सकता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी होगा जैसा कि संसद द्वारा कोई अधिनियम, जैसा कि जब संसद द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं उसी की तरह यहाँ पर भी इनका अधिनियम जारी होगा। राज्यपाल के साथ भी वही है कि जो विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम होंगे उसी की तरह इसको भी शक्ति प्राप्त होगी। अब अगर देखें, संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसे अध्यादेश जारी करने की सीमाएं हैं। इसका मतलब अध्यादेश तब अवैध घोषित हो जाएगा अगर वह संसद के द्वारा बनाए जाने वाली किसी विधि के विरुद्ध में है, या जो संसद को अधिकार ही नहीं है उस पर बनाने का, उस पर अगर बनाता है तो वो अवैध घोषित हो जाएगा। सेम राज्यपाल के साथ भी है कि विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये भी अवैध हो जाएगा। वह अब इसमें देखते हैं, वह एक अध्यादेश को किसी भी समय समाप्त कर सकता है, यह भी किसी भी समय समाप्त कर सकता है या वापस कर सकता है। उसके अध्यादेश की निर्माण की शक्ति है वो स्वैच्छिक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। यहाँ पर राज्यपाल के पास भी स्वैच्छिक शक्ति नहीं है। यह भी विधि बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार है, जो नेतृत्व वाले मंत्री होंगे, उन्हीं की सलाह से ये काम करेगा, ऐसे नहीं कर सकता है। उन्हीं की परामर्श पर ये काम करेगा और राष्ट्रपति भी जो मंत्रिपरिषद है उसी की परामर्श से काम करेगा। उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाना चाहिए। सेम यहाँ पर भी अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो दोनों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नहीं तो सिर्फ विधानसभा जो है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के उपरांत समाप्त हो जाएगा। यह उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो सकता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे स्वीकृत करने को संकल्प पारित कर दिया गया हो। इसमें भी यही है कि 6 माह के बाद यह समाप्त हो जाएगा यदि इसे पहले क्या है, यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृत कर दे या विधान परिषद भी जहाँ पर है दोनों सदन मिलकर इस पर असहमति या अस्वीकृत कर देते हैं ऐसे, तो यह भी समाप्त हो जाएगा। इसे अध्यादेश बनाने की किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना राष्ट्रपति के निर्देश से निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बन सकता है। कौन कौन से? राज्य का विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अगर आवश्यक है तो यह बहुत ज़रूरी है। यदि वह समान उपबंधों वाली विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आवश्यक माने तो, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये अवैध घोषित हो जाएगा, तो ऐसे में ये चीज़ों के बिना ये अध्यादेश जारी नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा भी कर सकता है, उसका प्रतिलंबन भी कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं अपने पुराने वाले वीडियोज़ में, जहाँ पर मैंने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ पढ़ाई हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जाकर एक बार देख ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। विराम या परिहार करने की आवश्यक अथवा दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण भी वह कर सकता है। वह सजाए मौत को भी क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, बदल भी सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वो ये काम कर सकता है, जो कि मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है, मतलब मृत्यु दंड की जो सजा है उसे माफ़ कर सकता है। वहीं राज्यपाल के पास क्या है कि वह अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति की क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। वह मृत्यु दंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी नहीं। उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचिका ही करनी पड़ेगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, उसे माफ़ नहीं कर सकता।
वह कोर्ट मार्शल, अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को भी माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, और इस तरीके की कोई भी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं और किस तरीके से उनकी शक्तियों का तुलनात्मक मैंने अध्ययन बताया। कई बार एग्जाम में या मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं और पूछे जाते हैं। जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो, जहाँ पर जो जो चीज़ों में डिफरेंस है, जैसे कि सैन्य के थ्रू अगर किसी को दोष दिया गया है तो उनमें राज्यपाल के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं हैं, जो जबकि राष्ट्रपति के पास हैं। तो जहाँ जहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट होता है, कुछ चीज़ें अलग अलग आपको दिखती, अपने नोट्स बनाते रहिए, उनको वहाँ पर लिखते रहिए, ताकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएं आप बहुत आसानी से उन चीज़ों का रिवीजन कर सकें। देखिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जीएस बहुत वास्ट है, आपको 2-4 दिन में पढ़ने से या 2-4 बार पढ़ने से नहीं आएगी। जब तक आप इन चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं करेंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं हर बार बोलती हूँ, आप डेली एक आंसर राइटिंग करिए, 1 या 2 कम से कम, और हर 2 दिन में या 3 दिन में आप एक पूरा प्रैक्टिस सेट प्री का ज़रूर लगाइए। चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हो, ज़रूरी है। अगर आप इनको करते रहेंगे तो आप अपना खुद का ही आप अपनी तुलना करते रहेंगे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कितना आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि और लोग भी इसे देख सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।